नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। और ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है वो आपके जीएस के पेपर 3 में जो है ये टॉपिक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस इससे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है। डिस्कस करें हम उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक दिया है, ठीक है, और उसको आपको समझना है, तो आप पहले सबसे पहले आप उस टॉपिक को समझिए कि उसका मीनिंग क्या है, अब फिर इसको डिफ़ाइन करिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो पहला पार्ट इसका हो गया डिज़ास्टर और सेकंड जो इसका पार्ट है वो मैनेजमेंट। यानी कि आपको इस पूरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि डिज़ास्टर क्या होता है, यानी कि आपदा क्या होती है, और फिर आपको समझना है कि मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाता है या मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब ये है कि डेफिनेशन इसकी क्या है, आपदा क्या है, डिज़ास्टर क्या है, व्हाट इज़ डिज़ास्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये है कि यह अचानक घटने वाली घटना है जिससे जान माल का व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। ठीक है, कोई भी आपदा अगर आती है, कहीं भी आती है, तो वो अचानक से आती है। ठीक है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है और उससे न सिर्फ ह्यूमन बींग्स का नुकसान होता है बल्कि इसके साथ साथ में पूरे नेचर का नुकसान होता है जो उसके आसपास का एरिया होता है, और साथ साथ में एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यह अचानक घटने वाली घटना है जिससे जान माल का व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। ओके, एक तो डेफिनेशन आपकी ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक है हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट व बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होती है जिसमें व्यापक स्तर पर मानव जीवन की हानि होती है। देखिए, इसमें क्या है कि प्रकृति क्या कहते हैं, जो आपदा होती है वो किससे घटित होती है, वो प्राकृतिक कारण भी उसमें हो सकते हैं और उसमें मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। यानी कि कोई नेचुरल जो रीज़न होता है उसके थ्रू भी डिजास्टर आ सकता है, और जो मानव जनित यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू भी कोई भी आपदा आ सकती है और उससे एक बेहद क्या कहते हैं, गंभीर स्थिति बनती है और उसका इम्पैक्ट ब्रॉड लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये हो गई डिफिनेशन किसकी, डिजास्टर की यानी कि आपदा की। ओके, नाउ अब है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यानी कि अगर डिजास्टर आ गया तो हमें उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो प्रबंधन से जो मीनिंग होती है, प्रबंधन की जो मीनिंग होती है, तात्पर्य होता है, वो क्या होता है, कौशल से। यानी कि हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल्स हमारे पास है, हमारे पास ऐसा क्या क्या हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि अगर डिजास्टर आता है तो हम उसको मैनेज कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे और डिजास्टर को, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, नुकसान उससे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ पूरे नेचर का ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो प्रबंधन हमें आना चाहिए, यानी कि हमें स्किल्स आनी चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए किसका, डिजास्टर का, अगर वो डिजास्टर आता है तो। ठीक, प्रबंधन जितना बेहतर होगा आपदा का न्यूनीकरण उतना ही बेहतर हो पाएगा। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट हम जितना अच्छा कर लेंगे, जितनी जल्दी से चीज़ों को हम रिकवर करेंगे, मैनेज करेंगे, उतना ही जो उसका इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, न्यूनीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो उतना ही कम हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब है टाइप्स ऑफ डिजास्टर यानी कि आपदा के प्रकार। तो दरअसल जो डिजास्टर होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका नेचुरल डिजास्टर और सेकंड है मैन मेड डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ये 2 प्रकार की आपदाएं आपकी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। उसमें आपका पहला है एर्थक्वेक, यानी कि हम जिसे भूकंप बोलते हैं, फिर सुनामी है, भूस्खलन यानी कि स्लाइड, हीट वेव, कोल्ड वेव। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद आता है इसमें सूखा, जंगल की आग यानी कि वाइल्ड लाइफ फायर्स जो होती हैं, और एर्थक्वेक भी इसमें आता है। तो ये सब जो चीज़ हैं वो क्या हैं, वो आपकी नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं वो होते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत बढ़ रही हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं, बहुत स्पीडली बढ़ रही हैं।
इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपके नेचुरल डिजास्टर हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमंस का भी रोल हो रहा है। ह्यूमंस रोल प्ले कर रहे हैं इन डिजास्टर को लाने में, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरली होते थे, बट मैन मेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके थ्रू ये जो डिजास्टर हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल के साथ साथ में मैन मेड भी हो गई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब है मैन मेड डिजास्टर, यानी कि मानव जनित, यानी कि ऐसे कौन से डिजास्टर या आपदाएं होती हैं जो जिनमें सीधा रोल, डायरेक्टली रोल किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। तो उसमें पहला है आपका जैविक हथियार, इसे बायोलॉजिकल वेपन्स बोलते हैं। आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स की बहुत बात हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो सेना है उनमें ह्यूमंस की कमी हो रही है, लोग कम जा रहे हैं, और जो एक व्यापक स्तर पर अगर हमें किसी चीज़ को करना है, अगर हमें कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, हमें आधिपत्य हासिल करना है, तो उसके लिए बायोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं वो आजकल बड़े रिसर्च का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये जैविक जो हथियार होते हैं वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के माध्यम से फैलाए जाते हैं एयर में या वाटर में, और उसके माध्यम से वो बहुत जल्दी सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, कम्युनिकेट होते हैं अलग अलग माध्यम से, और फिर वो एक व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ में जो सेकंड है वो है आपका रासायनिक हथियार, यानी कि केमिकल्स जो वेपन्स होते हैं वो भी इस टाइम बहुत हार्मफुल हो रहे हैं। केमिकल माध्यम में कई प्रकार की गैसेस होती हैं जो बहुत क्या कहते हैं, विषैली होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होती हैं। वो क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं इसको चलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, दरअसल वाटर या फिर एयर, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि वाटर बॉर्न डिजीज़ और एयर बॉर्न डिजीज़, तो उसी तरीके से जो ये जो केमिकल्स वेपन्स होते हैं, इन केमिकल्स वेपन्स का जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं लिक्विड के फॉर्म में या फिर सॉलिड के फॉर्म में, एयर में, या फिर क्या कहते हैं, किसी वाटर बॉडीज़ में इसको इंक्लूड किया जाता है, डाला जाता है, और वो केमिकल्स ह्यूमन बींग्स को बहुत जल्दी हार्मफुल उनको करते हैं। ह्यूमन के साथ साथ में एनिमल्स, प्लांट्स को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और एक बड़े स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ साथ में बाढ़ भी है जो मैन मेड है। आजकल बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो रही है, तो कोयला चूँकि कम हो गया है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करा जा रही है वो वाटर के माध्यम से कराई जा रही है, और इसके लिए बड़े बड़े बांध, डैम्स बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डैम के टूटने से या एक इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, और उससे कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है बाढ़ के रूप में, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं उसमें भी क्या कहते हैं, उनकी खुदाई की जा रही है, उसमें क्या कहते हैं, गाद निकाला जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण फ्लड आने का हो रहा है। इसके साथ साथ में अगर आप बात करें तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इन सारे कारण से क्या हो रहा है कि जो हमारी रिवर्स होती हैं, वो रिवर्स की जो लेंथ होती है, वो जो चौड़ाई होती है वो कम होती चली जा रही है, वो सिकुड़ती चली जा रही है, और उसके माध्यम से क्या होता है कि जो वाटर का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, वो ऊपर हो जाता है, वो जो वाटर होता है, वाटर फ्लो बढ़ जाता है, और जो सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं जो रिवर्स के साइड के, वो डूब जाते हैं फ्लड आने से। एग्जांपल के लिए अगर कंट्री में बात करें तो जैसे कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, उसका कहीं ना कहीं कारण जो वो है अर्बनाइजेशन है, और जिसकी वजह से यमुना जो थी वो उफान पर है, और डैम क्या कहते हैं, एक डैम का जो वाटर है वो छोड़ा गया, तो उसके कारण से बाढ़ की स्थिति दिल्ली में अभी बन गई है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो डिजास्टर जब आता है तो उसको रिकवर करने के लिए ये सारी एजेंसीज़ वर्क करती हैं। तो पहला है आपका, फर्स्ट इज़ NDMA, जिसे बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नेशनल लेवल पर काम करती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसके हेड होते हैं, वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकेंड इज़ SDMA, जिसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। ये राज्य स्तर पर काम करती है, और ये रिकवर करती है कि अगर कोई डिजास्टर आया है तो राज्य स्तर पर उसको प्रबंधन करने के लिए ये काम में आती है एजेंसी। जिला स्तर पर DDM में होता है, और लोकल स्तर पर, लोकल जो बॉडीज़ होती हैं वो लोकल स्तर पर होती हैं, ग्राम स्तर पर, विलेज स्तर पर होती हैं, प्रधान उसके मुखिया होते हैं। तो अगर कोई छोटे लेवल पर अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए लोकल जो बॉडीज़ हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और
उस आपदा को मिटिगेट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए लोकल बॉडीज़ आगे आती हैं और काम करती हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास किया गया है। इसके माध्यम से डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिजास्टर, जैसे कोई डिजीज़ अगर फैल गई है तो वो एज ए डिजास्टर उसको एपिडेमिक पैंडेमिक में डाला जाता है, तो वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगाया गया था तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के रेफरेंस से ही लगाया गया था। तो इस तरीके से ये एक्ट वर्क करता है। इसके साथ साथ में एक सेंडाई फ्रेमवर्क 2016 में हुआ था, तो उसके माध्यम से भारत ने आपदा प्रबंधन प्लान तैयार किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रेडी किया है, और इस सेंडाई फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत अपने जो देश में आने वाली आपदा है, जो डिजास्टर है, उसको मैनेज करने का काम करती है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला पहला देश है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जो मैनेजमेंट वो है प्लान है, उसको बनाने वाला भारत एकमात्र पहला देश बना था। ठीक है, क्योंकि आपदाएं भी यहाँ पर बहुत आती हैं, डिजास्टर बहुत आते हैं, तो इनको रोकने के लिए, इनका जो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव, वो कम से कम हो, उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाया था भारत ने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि प्री डिजास्टर फेज़ क्या होता है, यानी कि जब कोई आपदा आती है तो हम उस आपदा को रोकने के लिए हम पहले कौन से कदम उठाएं। ठीक है, एक तो होता है कि आपदा आ गई है, ठीक है, कोई कहीं किसी प्लेस पर अर्थक्वेक आ गया, ठीक, और हम आने के बाद उसको सही करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो उससे नुकसान होता है। ठीक है, एक होता है तो जो बाद में हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर फेज़, और हम किसी डिजास्टर के पहले अगर उसको मिटिगेट करने का काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्री डिजास्टर फेज़। यानी कि आपदा नहीं आई है, आपदा अगर आएगी तो हम उसके लिए पहले क्या कदम उठाएं, उसके लिए प्री डिजास्टर फेज़ एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है रोकथाम, प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि हमने किसी चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भूकंप रोधी बनाया जाता है। ठीक है, अगर कहीं किसी प्लेस पर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है तो उसके लिए पहले मैप पास किया जाता है कि आप विदाउट मैप आप इस बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपको परमिशन लेनी होती है लोकल स्तर पर, या फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या बाकी आगे लेवल पर। ठीक है, और भूकंप रोधी आपका मकान या बिल्डिंग आपकी है या नहीं है, तो प्रिवेंट करते हैं हम पहले से ही कि अगर भूकंप आता है या कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो उससे वो आपकी बिल्डिंग गिरे ना, या प्रॉपर उस जगह पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हो, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हों जिससे नुकसान ना हो, और इसी तरीके से मिटिगेशन करते हैं। और प्रॉपर तरीके से हम तैयारी पहले ही कर लेते हैं कि ताकि जो डिजास्टर जब आता है तो वो नुकसान ना होने पाए भारी स्तर पर, तो इसलिए हम इसको रोकने का पहले ही प्रयास करते हैं। इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ चलाई जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस में कई सारे टीम्स वर्क करती हैं, क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम होती हैं वो काम करती हैं और जागरूकता फैलाती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं कि दरअसल अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ओके, इसके बाद होता है पोस्ट डिजास्टर फेज़, यानी कि अब जब डिजास्टर आ चुका है तो हमें कैसे चीज़ों को रिलीव करना है, किस तरीके से काम करना है कि जिससे जान माल का खतरा कम से कम हो, जो नुकसान हो वो ना ह्यूमंस बींग्स को हो और ना ही बाकी चीज़ों को हो। तो उसके लिए हम तुरंत रिलीफ जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, उसका नाम है एनडीआरएफ। जो एनडीआरएफ होता है ये एक क्या कहते हैं डिजास्टर को रोकने के लिए एनडीआरएफ एक टीम होती है, एक हमारी फोर्स होती है जो कि कहीं भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले एनडीआरएफ पहुंचती है। इनको किसी भी एनडीआरएफ को ट्रेंड ही किया जाता है डिजास्टर को रोकने के लिए, तो बहुत व्यापक स्तर पर काम करती हैं। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम होती हैं, और हम इसके लिए फिर अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उसको रिकवरी करने के लिए कि ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएँ, उसके लिए हम लोकल जो एनजीओज़ होते हैं और कई सारे जो फोर्सेस और भी होती हैं उनको सभी को लगाते हैं। मेडिकल जो हमारी टीम होती है उसको लगाते हैं, एम्बुलेंस को लगाते हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें रिकवर हो पाएँ और
इसके साथ साथ में डिजास्टर आने के बाद जो बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं या जो कंस्ट्रक्शन हमारा जो था वो ब्रेक हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ब्रेक हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्रेक हो गया है, उन सब को रिकवर करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए रिहेबिलिटिंग जो क्या कहते हैं रिहेबिलेशन चलाया जाता है, रिहेबिलेट किया जाता है कि ताकि चीज़ें दोबारा से ट्रैक पर आ जाएँ और मानव जीवन जो है वो दोबारा से सही तरीके से सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम डिजास्टर को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत पहले क्या कहते हैं प्री डिजास्टर फेज़ पे इतना फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अभी सुनामी आती है तो सुनामी के लिए क्या होता है कि पहले हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एग्जैक्ट ये बता पाएँ कि दरअसल सुनामी किस एरिया में आ रही है, उसका जो स्तर होगा वो किस लेवल का होगा, इसकी स्टेजेस कौन सी होंगी, कितने लेवल का आएगा वो सुनामी या अर्थक्वेक कितने लेवल का आएगा। ये पहले हमारे पास क्या कहते हैं सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, कोई टूल्स नहीं था, तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है। बट प्रेजेंट टाइम में इंडिया यानी कि भारत हमारा बहुत अच्छे से प्री डिजास्टर फेज़ के लिए काम कर रहा है और इससे हमने क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है कि जो नुकसान हमारा होता था डिजास्टर के आने के बाद अब वो कम से कम हो गया है और आने वाले समय में इस फेज़ को करने से हम और चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो पोस्ट डिजास्टर जो फेज़ होती है उसमें भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। यानी हमारी टीमें जो हैं, हमारी जो मेडिकल टीम से लेकर के जो हमारी फोर्सेस थी, एनडीआरएफ से लेकर के अन्य जो फोर्सेस थी, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है और हमने डिजास्टर को बहुत अच्छा मिटिगेट करने का काम किया है। तो ये लेक्चर हो गया और इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि आपका जो मैंने एक सेंडाई फ्रेमवर्क मैंने बताया कि पूछ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, भारत इसके साथ मिल करके किस तरीके से ये प्रबंध कर रहा है डिजास्टर को रोकने के लिए, या सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, या एनडीएमए के बारे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है, इसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं और अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि जो भी इसकी फोर्सेस होते हैं और इन फोर्सेस को समझने के साथ साथ और क्या क्या इसमें प्रिवेंशंस हो सकते हैं। तो आइए फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड लक।